हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बात बताते हुए मैं बहुत ही खुशी हो रही है कि यूपीएससी हिंदी एकमात्र हिंदी मीडियम की ऐसी संस्थान है जो उत्तर लेखन को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा रहा है और बहुत ही जोर हमारे द्वारा उत्तर लेखन पर दिया जा रहा है। तो इसके लिए ही हम लोग ने सृजन कार्यक्रम चलाया हुआ है, दैनिक उत्तर लेखन मूल्यांकन कार्यक्रम चलाया हुआ है, जिसका आज हमारा 1 सप्ताह बीत चुका है और साप्ताहिक परीक्षण के साथ हम लोग आपके सामने हैं। तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के जो इंट्रोडक्शन में बताया था, बेसिकली ये साप्ताहिक परीक्षण है क्या, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इवन आप यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं तो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ में यूपी पीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने साप्ताहिक परीक्षण शुरू किया था, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं जिसकी शब्द सीमा उसके सामने दी होती है, ठीक है। और इसकी जो यूट्यूब पर चर्चा मेरे द्वारा, और मैं अपना परिचय दे दूं, गौरव त्रिपाठी मैं हूं और इसके अलावा आईआईटी रुड़की से मैंने बीटेक किया हुआ है और 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है उसमें हिंदी माध्यम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो ये प्रोग्राम बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लोग दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं बता दूं, आज हम लोग का पहला जो वीकली टेस्ट है वो संपन्न हो चुका है और उसके डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें कुछ प्रश्न इतिहास के हैं, हर मतलब जीएस 1, 2, 3, 4 4 सेक्शन से प्रश्न लिए गए हैं। तो मैं पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूं। आपके सामने प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ूंगा नहीं, बस 1 सेकंड आप खुद रोक के वीडियो को प्रश्न खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 1 ये हो गया। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 ये आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या 4 है वो आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 एथिक्स की एक केस स्टडी है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ये केस स्टडी आप देख लीजिए। ये मैं अभी नहीं डिस्कशन करूंगा, इस वीडियो में नहीं डिस्कशन करूंगा। इसके लिए मैं एक केस स्टडी पे स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा, ताकि मैं जो और चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जो एथिक्स की केस स्टडी सॉल्व करने के और तरीके डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। तो बेसिकली जो 5 प्रश्न है उसके 4 तो यहीं आपके साथ में डिस्कशन हो जाएंगे। 5वां यानी एथिक्स के प्रश्न का आज या कल में 1-2 दिन में इसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा। तो जितने लोगों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया उनके लिए तो ये है ही, उनके लिए तो मैं जोर दे के कहूँगा कि ये वीडियो को देखें, इसमें से जो चीज़ें आप सीख सकते हैं वो सीखें और कॉन्सेप्ट देखें, आगे बढ़ें। जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया वो भी इसे देखें और दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास अपने आप से भी करते रहें। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ और इसको देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या हमारा प्रश्न पढ़ के एग्जामिनेशन में क्या हमारा नज़रिया होता है, एग्जाम में हम कैसे इन प्रश्नों को डील करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्का शास्त्री कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सही सिद्ध करेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो इंग्लिश में बोला, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम। तो बोल रहा है आपको, बेसिकली अगर मैं प्रश्न पढ़ूंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो मुझे ये बात समझानी है कि एक गुप्त काल था, वहां पे कुछ सिक्का बनाया जाता था, सिक्का शास्त्र कला थी। उसके बाद ये सिक्का शास्त्री कला गुप्त काल में बहुत ही शानदार थी, उसके बाद ये बहुत ही डिग्रेड हो गई। आप कैसे इस बात को सिद्ध करेंगे, कैसे इस बात को समझाएंगे कि ये डिग्रेड हो गई, ठीक है, कैसे इस बात को समझाएंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, और ये बेसिकली आपको अगर बहुत ज़्यादा गुप्त न्यूमिस्मेटिक आर्ट यानी सिक्का कला के बारे में अगर नहीं भी पता है, तो भी आप थोड़े लॉजिक अगर लगाएंगे ना, तो ये आंसर प्रूव कर देंगे। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपको गुप्तकालीन सिक्का शास्त्री कला की उत्कृष्टता को बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। हालांकि प्रश्न का एक भाग है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको नहीं बताना है। मेन बात आपको बतानी है कि इस विचार को कैसे सिद्ध करेंगे, सही सिद्ध करेंगे कि उस काल में उत्कृष्ट थी, बाद में बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो गई, ठीक है। बेसिकली इस बात को आपको समझना है। अब देखिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझते हैं। बेसिकली एक बार गुप्त इतिहास पे थोड़ा सा नज़र डालिए। तो लगभग 300 से 500 आसपास ईस्वी, मतलब यही मैं कह सकता हूँ कि पहली जो 500 वर्ष है वो भारत में गुप्त काल का साम्राज्य रहा। और आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार हुआ, ठीक है। आर्थिक संपन्नता अत्यधिक थी।
आर्थिक संपन्नता अधिक रहेगी, व्यापार अच्छा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो सिक्का और जो मुद्रा है उसकी मांग बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और आप देखेंगे कि गुप्तकालीन सिक्का कला इन्हीं कारणों से उदित हुई, ठीक है। अगर आप गुप्त काल के बाद जाएंगे तो गुप्त काल के बाद देखेंगे गुप्त शासन के अंतिम दौर पे ही सामंती शासन व्यवस्था शुरू हो गई, यानी जो भारत था, एक भारत, अखंड भारत, वो विभिन्न छोटे छोटे सामंती राज्यों में बट गया। और छोटे छोटे सामंती राज्य बटेंगे तो आपस में टकराव होगा, मार झगड़ा लड़ाई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो व्यापार होगा, व्यापार कम होगा, और व्यापार कम होगा तो इनके पास पैसे कम होंगे तो सीधी बात है, जो सिक्का शास्त्री कला है वो अपने आप बाद में दर्शनीय नहीं रह जाएगी। तो देखिए, सबसे शानदार रीजन यही है। अगर आप इसको सोच के लिखेंगे तो आप आराम से लिख देंगे, क्योंकि बाद में सामंती शासकों का उदय हुआ, पैसे कम आए, इस वजह से भी नहीं हो पाई। अच्छा, इसको मैं थोड़ी स्ट्रक्चरिंग करके आपको बताता हूँ। बेसिकली आपको लिखना क्या क्या है, कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि वाकई में क्या हुआ। थोड़ा स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन, ये तीन चीज आप क्या लिखेंगे, यही तो हमें प्रश्न में लिखना होता है। यही तीन भाग हमारे होते हैं प्रश्न के में। तो देखिए, आप इस बात को समझिए। इंट्रोडक्शन में क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन में सिंपल सा मैं ये बता सकता हूँ। एक तो मैं ये बता सकता हूँ कि इन्होंने जो पूर्ववर्ती शासन थे, यानी सातवाहन, है ना, कुषाण इत्यादि से क्या हुआ, सिक्का, उन्हीं की सिक्का शास्त्री कला को आगे बढ़ाया, ये आप बता सकते हैं। या ये पहले तरीके का इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरे तरीके का इंट्रोडक्शन हुआ, आप ये जो मैंने शुरुआत में बात बताई कि गुप्त काल के दौरान भारत एकीकृत था, बड़ा क्षेत्रीय विस्तार था, सुदृढ़ साम्राज्य था, जिससे व्यापार इत्यादि में वृद्धि हुई, आर्थिक संपन्नता आई, और इससे सिक्का और मुद्रा शास्त्र का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो आप इस बात को भी लॉजिक तरीके से लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका इन दो तरीकों से हो सकता है। मेन बॉडी में अगर आपके पास नॉलेज है तो एक पार्ट आप बता दीजिए, गुप्तकालीन सिक्का कला की उत्कृष्टता कुछ समझा दीजिए। जैसे बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब गोल एकदम बराबर आकृति। जैसे आप मुगलों के सिक्के देखेंगे तो कुछ ऐसे हैं, कुछ टेढ़े हैं, लग रहा है कि मतलब कुछ भी काट दिया है, ऐसे जैसे मतलब समझिए जैसे भिखारियों के सिक्के हो वैसे बना रखा है, कुछ आड़े, कुछ टेढ़े, कुछ कटे फटे, ऐसे सिक्के हैं मुगल काल में। गुप्त काल में आप देखेंगे, गुप्त काल में बहुत ही स्टैंडर्डाइज, मतलब गोल शेप, बिल्कुल फिक्स्ड तरीके का शेप है। आप देखेंगे कि गुप्त काल में एक तरफ राजा का चित्र होता था सिक्कों पर, दूसरी तरफ देवी देवताओं का चित्र होता था, ठीक है। ये उत्कृष्टता का एक पार्ट है। तो आप क्या बताएंगे, उत्कृष्टता चाहे तो 2-3 बिंदुओं में उत्कृष्टता बता सकते हैं, क्योंकि आपको जो एक बात ध्यान में रखनी है, 150 शब्दों में ही आंसर लिखना है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है यूपीएससी का, कि ऐसा नहीं है कि आपको सिक्का शास्त्र की उत्कृष्टता ही बताने रखनी है। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली 2-3 पॉइंट बताएंगे कि उत्कृष्टता क्या थी। तो आप बताएंगे पहली बात कि मटेरियल जो यूज होता था वो भी उत्कृष्ट मटेरियल था, सोने चांदी के बहुत ज्यादा सिक्के प्राप्त किए गए, तो ये आप बताएंगे, ठीक है, उत्कृष्ट मटेरियल यूज होता था। दूसरा आप ये बता सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड थे बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टैंडर्डाइज थे, मतलब गोल आकार, एकदम बराबर आकार। और तीसरा आप बता सकते हैं जो मैंने बताया कि एक तरफ राजा रानी और दूसरी तरफ, मतलब आप कह सकते हैं राजा रानी और दूसरी तरफ देवी देवता। इसके अलावा विभिन्न दृश्य, जैसे आप देखेंगे गुप्त काल के पूर्ववर्ती जो सिक्के थे उसमें बेसिकली राजाओं का युद्ध करते हुए, शिकार करते हुए दृश्य छापा जाता था। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का बीड़ा बजाते हुए सिक्का मिला। आप देखेंगे शिकार करते हुए तो था ही, इसके अलावा देखेंगे दरबार में जो है गतिविधियां, जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो तत्कालीन समाज में प्रचलित थी, उनकी भी चित्रांकन मिलते हैं। तो ये 3 पॉइंट शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि गुप्तकालीन सिक्का कला अपने आप में उत्कृष्ट थी। बाद में क्यों गिरी उसका जस्टिफिकेशन मेन बॉडी का दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो क्यों गिरी, पहला कारण यही हो गया जो मैंने बताया कि सामंती राज्यों में बहुत ज्यादा विभाजन हुआ, और जो सामंती राज्यों में बहुत ज्यादा विभाजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है धन कमाएगा तो क्या होगा, मटेरियल यानी जो सोना चांदी था उसकी कमी होगी। और सीधी बात है आप देखेंगे उसके बाद जो भारत में शासन आया तो वहां पे आप देखेंगे शीशे, तांबे इत्यादि के सिक्के प्रचलित हुए भारत में, ठीक है। तो इसको आप पहला पॉइंट ये बता सकते हैं कि सामंती शासनों का उदय, छोटे छोटे राज्यों में विखंडन होना, आपस में लड़ाई, कुछ 1-2 पॉइंट इस पे आप बना के लिख सकते हैं। दूसरा जो आप पॉइंट लिखेंगे मेन बॉडी में, और क्यों गिरा, तो आप बताएंगे कि जैसे आप देखेंगे मुगल काल के दौरान बार बार आक्रमण से भारत प्रभावित रहा है, खूब लूट हुई है भारत में, है ना। आप ये बता सकते हैं कि जो मुगल शासन काल था
तो एक तो एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत कम हो गया था, पहली बात तो ये एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत बहुत ज्यादा कम हो गया था। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड कुछ सिक्के नहीं हुए थे। सिक्कों का जो हमने बात की स्टैंडर्डाइजेशन जो गुप्त काल में हुआ था वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो नए जो मुगल शासक आए, बेसिकली जो मध्यकाल में मुगल शासक आए, इन लोगों को कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों में, आर्टिस्टिक नहीं थे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं आर्टिस्टिक नहीं थे बहुत ज़्यादा। अब आर्टिस्टिक नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ये बेसिकली आप देखेंगे इनके सिक्कों पर कुरान की आयतें हैं, ठीक है। जो गुप्त काल में आप देखेंगे कि रंग बिरंगे दृश्य थे, अलग अलग तरीके दृश्य थे, वो नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ों को आराम से बता सकते हैं कि ये तरीका था कि आर्टिस्टिक नहीं थे, तो इस वजह से भी दर्शनीयता घट जाती है। इसके अलावा धर्म का प्रभाव भी, धर्म के प्रभाव में भी आप देखेंगे कि इस्लाम जब आया है भारत में, तो इस्लाम में क्या है कि व्यक्तिवाद जो मतलब आप कह सकते हैं जो व्यक्ति का अंकन है सिक्कों पर या फिर चित्रांकन है, उसको काफ़ी कठोरता से रोका गया। और रोका गया तो इससे क्या होगा, इससे सिक्का का जो दर्शनीयता होगी, जो पूछा ना नितांत दर्शनीय नहीं रहे, तो वो कम होगा, ठीक है। तो ये 2-3-4 पॉइंट आप आराम से बता सकते हैं कि इन कारणों से वह नितांत दर्शनीय नहीं रही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूजन बता देंगे और कंक्लूजन में लिख देंगे कि सिक्का शास्त्र, आप चाहें तो सिक्का शास्त्र के बारे में कुछ बात बता सकते हैं कि सिक्का शास्त्रीय कला गुप्त काल की एवं उसके पश्चात भी इतिहास को समझने, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को समझने एवं आर्थिक स्थिति को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार का आप कंक्लूजन भी बहुत अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आप कंक्लूजन बता सकते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आपको स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेस है वो समझ में आएगा कि कैसे करना है। कंटेंट आप चाहें तो नितिन सिंघानिया की जो सेकंड एडिशन है, मे बी उसमें एक सिक्का शास्त्र के ऊपर स्पेशल, भारतीय सिक्का शास्त्र के ऊपर स्पेशल एक चैप्टर है, तो वहां से आप इसका कंटेंट पढ़ें और इसके आंसर को लिखने का प्रयास करें, ठीक है। सेकंड प्रश्न पे देखते हैं। सेकंड प्रश्न बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 विधिक पहलें क्या है, ठीक है। ये सीधी बात पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब सीधे 2 पहल बतानी है, मतलब डायरेक्ट कोई भी 2 पहल आपके दिमाग में जो आए, मतलब 50 पहल याद होगी लेकिन बोल रहे हैं 2 ही। अब कई लोग घबरा जाएंगे, यार 2 ही पूछ रहा है, अब क्या करें, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग देखिए, ये ज्यादा मैटर करता है। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स ज्यादा मैटर करता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इतने लोगों को लाभ पहुंचा, ठीक है, भेदभाव को कम हुआ। तो बी स्पेसिफिक, इस क्वेश्चन में जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक होंगे, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स देंगे, वही आपको एज दिलाएगा, अन्य बच्चों पे वही आपको बहुत ज्यादा एज दिलाएगा। तो ये बात समझिएगा। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 विधिक पहलें पूछा है। इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, और मेन बॉडी, ये प्रश्न की डिमांड है, और कंक्लूजन, ये 3 डिमांड हमेशा प्रश्न की होती है, ठीक है। अब मैं इसी पे एक एक करके बात कर लेता हूं तो आपका प्रश्न हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन आप स्वतंत्रता पश्चात एसटी है ना, एसटी के प्रति कुछ भेदभाव को दर्शा सकते हैं, आपके पास एनसीआरबी के अगर आंकड़े हों, जैसे आपको पता है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, या फिर आप चाहें तो भेदभाव को एक तरीके से ये बता सकते हैं कि आप देखें, आप बता सकते हैं मानव विकास सूचकांक यानी HDI में जो भारतीय जनजातियां हैं वो अत्यंत पिछड़ेपन से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें उनका इनके पास नितांत अभाव है। इसके अलावा ये जनजातियां विस्थापन और भूमि विखंडन इत्यादि की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो ये करके आप कुछ इंट्रोडक्शन बहुत आसानी से, मतलब भेदभाव दिखा सकते हैं, बेसिकली आप भेदभाव दिखा सकते हैं। अब राज्य द्वारा की गई मुख्य पहले, तो आप लिखेंगे कि इन भेदभावों की समाप्ति के लिए राज्य द्वारा 2 विधिक पहले निम्नलिखित हैं, 2 महत्वपूर्ण विधिक पहले निम्नलिखित हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में होगा। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप भेदभाव, जो SC ST के प्रति जो भेदभाव हो रहा है वो दिखा सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स के साथ दिखाइए, कुछ शिक्षा स्वास्थ्य का अगर आपके पास फैक्ट हो तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप भेदभाव आराम से दिखा देंगे। अब मैं बात करता हूं 2 विधिक पहलों की बात, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी विधिक पहले हैं। जैसे मैं बात करूं, एक तो नेशनल कमीशन फॉर STV है, ठीक है, आर्टिकल 338A में, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अच्छा आप क्या करें, एक तो पेशा लिख दें, शेड्यूल एरिया, ठीक
ठीक है, जो इनको लोकतांत्रिक अधिकार देता है। एक तो ये लिख सकते हैं आप, लोकतांत्रिक अधिकार देने वाला पेशा, और दूसरा आप FRA 2006 पे भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, 2006 पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों पहलों पे बताना चाहिए कि हाँ ये दोनों पहल मुख्य हैं। FRA क्या करता है, FRA के बारे में बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्योंकि प्रश्न की डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करिए, बताइए कि यह क्या करता है, व्यक्तिगत अधिकार देता है। और हम लोग ने जो UPSC पंचायत हुई है उसमें इसको डिटेल में डिस्कशन किया है FRA 2006 को, कि ये क्या करता है, कुछ व्यक्तिगत अधिकार देता है, मतलब 4 एकड़ तक भूमि देता है प्रति परिवार, है ना, 4 एकड़ भूमि उस पर कृषि करने का। दूसरा ये सामुदायिक अधिकार देता है, जो सामुदायिक वन संसाधन है, जो सामुदायिक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस पर अधिकार देता है, सामुदायिक अधिकार देता है। पुनर्वास का अधिकार देता है कि अगर उनको उनकी भूमि से कुछ विस्थापन होता है तो इसका अधिकार देता है। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि भारत में इतनी जनजातियों को या इतने प्रतिशत जनजातियों को इसका लाभ हुआ है, ठीक है, इतने प्रतिशत जनजातियों को इसका लाभ हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा आप और सुधार कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जनजातियां भारतीय आबादी का 8.67% है, हालांकि आज़ादी के बाद से ही बहुत ज़्यादा भेदभाव से ग्रस्त हैं। कुछ एग्जाम्पल्स उसको इंट्रोडक्शन में आप कोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आप FRA 2006 बताएंगे, लेकिन साथ में कुछ एग्जाम्पल्स से बताएंगे। कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश कहाँ पे बहुत अच्छे से FRA लागू किया गया। जैसे बैगा जनजाति, जैसे एक बैगा जनजाति की केस स्टडी खोजिएगा गूगल पे। देखिए जो सृजन कार्यक्रम है उसमें हम लोग मॉडल आंसर तो डिटेल में डिस्कशन कर ही रहे हैं, मतलब 150 शब्दों का डिटेल में डिस्कशन हो ही रहा है। मैं चाहता हूं कि UPSC के जो प्रश्न है उसकी आपको समझ बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, आपको क्लियर समझ हो जाए, ढंग से आपको पता चल जाए कि कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है, क्या करना है, वो चीज़ें आपको पता चल जाए। तो उसके लिए जो बात है वो डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैगा जनजाति की केस स्टडी गूगल सर्च करनी है कि बैगा जनजाति को FRA से क्या लाभ हुआ, एक तो ये देखना है और उस केस स्टडी को यहाँ पर कोट करना है, तो आपका आंसर बहुत ही शानदार हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे पेशा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जो 1986 या समथिंग जो आसपास का जो एक्ट है, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजातियों पर जो विस्तार जो हुआ है लोकतंत्र का, उसको भी आप बता सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिए गए, ठीक है। ग्राम सभाओं से अब पूछा जाएगा, अगर कोई विकास कार्य होगा तो ग्राम सभा अनुमति देंगी, है ना। तो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, एंटलटाइमेंट जो भी है ना, मतलब अरे यार सीधे अधिकार दिए गए ना, मैं वो वर्ड इंग्लिश वाला बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आ रही है। तो जो भी है बेसिकली उनको अधिकार दिया गया है, ये बात आप बता सकते हैं, अधिकार दिया गया है पेशा के थ्रू और FRA 2006 के थ्रू। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कोई केस स्टडी खोजिए गूगल सर्च के कि पेशा कहाँ पे बहुत अच्छे से लागू किया गया और उसको यहाँ पर बताइए। कंक्लूजन बेसिकली आप बताएंगे कि हालांकि इन विधिक उपायों के बावजूद अभी भी भारत में ST की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और इनके सुधार के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है। इस तरीके का आप कंक्लूजन यहाँ पर दे सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी GS2 का है और ये जस्टिस पुट्टा स्वामी जो केस हुआ था, है ना, आधार वर्डिक्ट भी आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, ठीक है। वो आर्टिकल ही मैंने यहाँ पे क्या किया, खोज के नीचे लगाया हुआ है फोटोज में। तो आप भी क्या करेंगे, ये एग्जैक्टली आप जब गूगल सर्च करेंगे ना, एग्जामिनिंग द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट टू प्राइवेसी, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो अपने आप आपको वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दिख जाएगा, उसी में ये बातें पूरी समझाई हुई है। और वो आर्टिकल पढ़ के आपको इस आंसर को लिखना है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मैं प्रश्न समझाता हूँ, प्रश्न में क्या कंटेंट होगा वो समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कि किस तरीके से आंसर होगा। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण करना है, मतलब मौलिक अधिकारों का स्कोप आपको बताना है कि कितने हद तक मौलिक अधिकार का जो विस्तार हुआ है, जा सकता है, जाएगा और गया है, ये आपको बताना है ना। मतलब 3 चीज आप बतानी है, एक तो कितना गया है, कितना जाएगा, कितना जा रहा है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। स्कोप बता सकते हैं कि कितना विस्तार हो सकता है मौलिक अधिकार का, जो कि किस बेसिस पे आपको बताना है, निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आधार पर आपको बताना है, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों का विस्तार क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कई इंट्रोडक्शन कई तरीके का बन सकता है, इंट्रोडक्शन बहुत सारे तरीके का बन सकता है। एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होगा कि आप यही केस ही बताइए कि हाल ही में जस्टिस पुट्टा स्वामी केस, सीधे आप जस्टिस
पुट्टा स्वामी, मैं जेपीएस लिख दे रहा हूं, है ना, जेपीएस शॉर्ट में। जस्टिस पुट्टा स्वामीवाद में क्या किया गया, निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया। किसके तहत, अनुच्छेद 19 और 21 के तहत। हालांकि मेन है आर्टिकल 21, लेकिन अनुच्छेद 19 और 21 के तहत जैसे ऐसा कहा जाता है कि यह प्रत्याभूत है, यह निहित है, अनुच्छेद 21 में यह प्रत्याभूत है, अनुच्छेद 19 द्वारा ऐसे समथिंग बातें की जाती हैं। तो आप सीधे इसको, ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधे ऐसे लिख दें कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत क्या किया गया है, निजता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब आप ये समझिएगा, जो बात करनी है कि बोल है इसके आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण करना है। तो आप ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर आप दूसरा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत मेनका गांधीवाद में, मेनका गांधीवाद को उठा लीजिए। मेनका गांधीवाद ने क्या, ऐसे मैंने, और ये सृजन का जब मैं वीडियो डिस्कशन कर रहा था वहां पे मैंने बताया था कि जब हम ये लिखते हैं ना तो लिखिए ऐतिहासिक मेनका गांधीवाद में। तो ऐतिहासिक मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 और मूल अधिकारों का स्कोप, सीधे आप ऐसे लिखिए, दायरा बढ़ाया गया, जो आप कह सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं, जो निजता के अधिकार पर हालिया निर्णय में भी दिखता है। ठीक है, इस तरीके से आपने पुराने जो आर्टिकल्स हैं वहां से इसको कनेक्ट कर दिया। और मैंने आपसे ये बात बोली हुई है, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने ये बात सृजन में भी बार बार, जो आपके दोस्त मेरे आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनसे भी मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि जब हम GS2 का आंसर लिखेंगे इस तरीके का, तो हम बार बार कुछ केसेस मेंशन करेंगे। केस मेंशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा इन चीजों में। तो आप चाहें तो मेनका गांधीवाद से कनेक्ट कर दीजिए कि मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सम्यक विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, जगह पर, या फिर आप कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का दायरा विस्तृत किया बहुत ज़्यादा, जो कि हालिया निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी दिखता है। इस तरीके का आप बहुत शानदार इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक बार आपसे ये डिस्कस करता हूं कि ये जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का आया था उसमें बेसिकली क्या चीज़ें डिस्कशन की गई थी। तो आप देखेंगे आर्टिकल में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। बोला गया है, ये जो जजमेंट है, जो पुट्टा स्वामी जो जजमेंट है, बोला गया कि इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चेंजिंग व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। मतलब बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है फंडामेंटल राइट्स पर, यह उसी को एक भाग है, वही बता रहा है। ये जो निर्णय है, जो जस्टिस पुट्टा स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो बेसिकली दिखा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो बदलता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे, जो पहला केस आया था ए.के. गोपालन केस, है ना, और ए.के. गोपालन केस में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एकदम फिक्स कर रखा था कि भाई फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हम क्या करेंगे, जो वर्णित है, जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स वर्णित है, ठीक है, उसके आधार पर हम विधियों की जांच केवल करेंगे। ये उन्होंने फिक्स कर रखा था। यहां पर देखिए फिर बताया गया कि मेनका गांधीवाद में इसका बहुत ज्यादा विस्तार किया गया, उसको एक क्यूमुलेटिव तरीके से देखा गया। और देखेंगे अब इसको क्या कर रहा है, अब इसको और बढ़ा दिया गया, इसका स्कोप और बढ़ाते हुए क्या कर दिया गया है, डिग्निटी ऑफ फ्री इंडिविजुअल इन अ मॉडर्न रिपब्लिक द कोर्ट हैव कम लॉन्ग अवे। ठीक है, अ लॉन्ग वे। तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अब एक व्यक्ति की जो गरिमा सहित जीवन जीने का आप कह सकते हैं अधिकार है, उस पर ये बहुत ज्यादा केंद्रित होकर बहुत ज्यादा विस्तारित हुआ है। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा विस्तारित हुआ है। कौन सा, ये जो फंडामेंटल राइट का जो स्कोप है। तो ये देखिए, ये आर्टिकल बेसिकली वही बात समझा रहा है, और बाकी पूरा इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, जो आगे की चीज़ें दी हुई हैं वो बहुत काम की नहीं है, मैं अब आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आधार वर्डिक्ट है या फिर पुट्टा स्वामी वर्डिक्ट है, ये बेसिकली निजता के अधिकार को मूल अधिकार बना रहा है ना। अब आपको क्या करना है, तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आप मेन बॉडी में आप बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का विस्तार का परीक्षण, आप लिख देंगे, एक हेडिंग डाल सकते हैं कि मौलिक अधिकार के विस्तार का परीक्षण। आप क्या यहां पर बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार किन किन जगहों पर विस्तारित हुआ है, कैसे कैसे विस्तारित हो रहा है, हाँ, और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ये चीजें आपको बेसिकली बतानी है ना। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखता हूं कुछ चीजें। ये देखिए, तो पहला यहां पे जो पैराग्राफ होगा, पहला पैराग्राफ में आप यही लिख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ए.के. गोपालनवाद में क्या व्यू था, उसके बाद मेनका गांधीवाद में क्या व्यू रहा, और अब क्या व्यू फंडामेंटल राइट्स को लेकर हो रहा है। ठीक है, ये बता देंगे। तो ये क्या पहला स्कोप दिखा रहा है, कि स्कोप दिखा रहा है, पहला पैराग्राफ इस पे हो जाएगा, जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है वही सीधे सीधे। फिर दूसरा बता देंगे, इसका जो स्कोप है वो सार्वजनिक सेवाओं पर किस प्रकार विस्तारित होता है, सार्वजनिक सेवाओं पर इसका स्कोप किस तरह से विस्तारित होता है।
तो जैसे आप बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को संरक्षण करते हुए आधार जो सार्वजनिक सेवाओं का वितरण है इस पर कुछ कुछ रोक लगाई है और अनुपातिकता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत दिया है। तो आप ये बातें वहां पर लिखेंगे, अनुपातिकता का सिद्धांत दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब निजता का अधिकार उल्लंघन होगा तो बहुत ही एक्सट्रीम केस में उल्लंघन होगा, मतलब अनुपातिकता होनी चाहिए। जैसे एक अनुपातिकता के सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बोला पहला, एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, वैध उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैध उद्देश्य होना, विधिक प्राधिकार होना चाहिए, मतलब अगर आपको निजता का उल्लंघन करना है तो एक विधिक प्राधिकार, मतलब एक्ट संसद द्वारा पारित होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ प्रूव होना चाहिए कि हो, है ना, जिसकी बैकिंग हो, लीगल बैकिंग होनी चाहिए बेसिकली। तीसरा जो बोला कि निजता का अधिकार का उल्लंघन अनुपातिक होना चाहिए, मतलब इतना ना हो राज्य का जिससे, मतलब जैसे मान लीजिए सपोज अगर मैं ये साधारण लैंग्वेज में सिखाऊं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं पता है या फिर डिटेल में कम पता है, तो मैं अगर साधारण लैंग्वेज में सिखाऊं कि जो तीसरी बात वो ये कह रहा है कि मान लो आपका 5 रुपए से काम चल जा रहा है तो आपको 50 रुपए का टैक्स नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए आपको केवल निजता के अधिकार पे, मान लीजिए आपने आधार एक्ट लाया, आप आधार एक्ट लाते हैं और आपको इसमें बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण करना अनिवार्य है, मतलब जरूरी ही पड़ रहा है ना, और आपने एक्ट से इसको बैकिंग दे दी, आधार एक्ट बना दिया, बैकिंग दे दी, लीगल बैकिंग मिल गया, वैध उद्देश्य ही आप बोल रहे हैं कि सार्वजनिक सेवाएं देनी है। लेकिन यहां पर जो अनुपातिकता की बात कर रहा है वो ऐसा ना हो कि भाई आपको देनी तो सार्वजनिक सेवाएं हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस एक्ट में धीरे से फोन टैपिंग का अधिकार भी छुपा ले रहे हैं कि फोन टैपिंग भी गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। तो ये अनुपातिकता के बाहर हो जाएगा। भाई जरूरत केवल 5 रुपए की है तो आप 50 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकते, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो इस चीज को भी आपको एक पैराग्राफ दूसरा डिस्कशन करना है कि ये सार्वजनिक सेवाओं पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसका स्कोप यहां पर विस्तारित होता है। तीसरा आप बोल सकते हैं विभिन्न कानूनों पर इसका स्कोप विस्तारित होगा। ठीक है, इसका स्कोप विस्तारित होगा। जैसे आर्टिकल 377 है ना, आर्टिकल 377 के तहत जो आईपीसी की धारा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आईपीसी की सेक्शन, इसको सेक्शन बोलना ज्यादा उचित रहेगा। सेक्शन 377 के तहत आपको पता होगा एलजीबीटी, है ना, बेसिकली एलजीबीटी की बात होती है ना, और एलजीबीटी में भी बेसिकली लेस्बियन और गे यानी अप्राकृतिक जो संबंध होते हैं उनके बारे में उनको अपराधी घोषित किया गया है। लेकिन जो एक व्यक्ति की यौनिकता है वो भी क्या है, वह भी निजता के दायरे में आती है। तो यह इसके माध्यम से गरिमा सहित जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करेगा। तो आप ये बता सकते हैं, ये 3 पैराग्राफ आप छोटे छोटे 40-40, 30-30 शब्दों में लिख सकते हैं, है ना, और कितने में लिखना है हमें, लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो इसको 50-50 शब्दों में आप 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लगभग आप 25 से 30 शब्दों में दे सकते हैं, 25 से 30 शब्दों में आपको कंक्लूजन देना है। अब एक पॉइंट आपको और लिखना है कि विस्तार सीमित है। ये जो मूल अधिकारों का जो विस्तार है ना, जो मूल अधिकारों का विस्तार सुप्रीम कोर्ट कर रही है वह सीमित है, ऐसा नहीं है कि वह असीमित है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान भी जब मूल अधिकार प्रदान किया हुआ है, ठीक है, जो मूल अधिकार दिया है उसको युक्ति युक्त निर्बंधन के दायरे में रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो बिल्कुल असीमित अधिकार है, या फिर जो स्कोप है, बेसिकली आप यह भी टिप्पणी करना है आपको कि जो मूल अधिकारों का स्कोप है वह इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट विस्तारित कर देगी। सुप्रीम कोर्ट एक तो खुद भी चेक एंड बैलेंस लगाती है, खुद भी चेक एंड बैलेंस लगाएगी, और दूसरी बात युक्ति युक्त निर्बंधन का कॉन्सेप्ट संविधान में दिया ही गया है। तो युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है, बेसिकली आप देखेंगे तो आधार में, है ना, एक्ट बना देना, एक्ट के माध्यम से इसको लागू करना, यानी बृहत सार्वजनिक हित, बृहत सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए युक्ति युक्त निर्बंधन इसके स्कोप को सीमित करता है। तो एक पैराग्राफ आप इस पे लिखेंगे और साथ कंक्लूजन लिख देंगे कि वर्तमान जो आधुनिक युग है, परिपक्वता की ओर लोकतंत्र बढ़ रहा है, ऐसे में जो व्यक्तिगत गरिमा है इसको सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जो 377 से संबंधित जो नाच फाउंडेशन का केस था, जो नाच फाउंडेशन का केस था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रगतिशील, है ना, अधिकारों के प्रगतिशील बोध का सिद्धांत दिया था। तो बेसिकली ये सब आपके प्री में भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकारों का प्रगतिशील बोध सिद्धांत क्या है ना। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नाच फाउंडेशन केस में अधिकारों के प्रगतिशील बोध का भी केस दिया था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि यार जब एक बार अधिकार दे दिए जाएंगे तो उनको वापस नहीं लिया जा सकता। प्रगतिशील बोध, एक बार हमने दे दिया तो वापस नहीं लेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान परिपक्व होते लोकतंत्र में अधिकारों के प्रगतिशील बोध का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अतः एक युक्त निर्बंधन के अधीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है। इस तरीके से आप कंक्लूजन कुछ भी, मतलब आप इस तरह का सोच के कुछ भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। मुझे लगता है टॉपिक समझ में आपको आ गया होगा, है ना, और कंटेंट भी डिस्कशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रश्न 4 है और जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में ही उत्तर देना है। इस प्रश्न में एक मैप बना दीजिएगा, आप आंख बंद करके एक मैप बना दीजिएगा, ठीक है। और मैप में क्या बनाएंगे आप, वाटर ग्रिड बना दीजिएगा। यहाँ से गंगा नदी, यहाँ से दूसरा पेन यूज कर लीजिएगा ब्लैक ब्लू, है ना। यहाँ से दिखा दीजिएगा आप जो यहाँ पे नर्मदा तापी, यहाँ पर आप दिखा दीजिएगा कृष्णा गोदावरी, यहाँ पर एक लिंकेज दिखा दीजिए, यहाँ पर लिंकेज दिखा दीजिए, यहाँ पर बेतवा केन है, ये लिंकेज दिखा दीजिए। इस तरीके से, और यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा राष्ट्रीय जल ग्रिड, ठीक है, राष्ट्रीय जल ग्रिड। तो ये हेडिंग डाल सकते हैं आप। तो जल ग्रिड बनाया जा रहा है बेसिकली यहाँ पे जो अधिशेष वाटर वाला क्षेत्र है और जो भारत में मैं कहूँ जो शुष्क क्षेत्र है, ये जो शुष्क क्षेत्र में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से जल हस्तांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपने बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना सुनी होगी, आपने कृष्णा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना सुनी होगी, आपने नर्मदा तापी नदी जोड़ो परियोजना सुनी होगी। तो इस तरह की परियोजनाएं वर्तमान में वास्तविकता बनती जा रही है। तो एक जो इंट्रोडक्शन होगा इसमें आप सीधे ये लिख सकते हैं कि 2003 या फिर जो आप कह सकते हैं लिख दीजिए कि 2000 के दशक में नदियों को जोड़ने और राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने की एक संकल्पना रखी गई थी, ठीक है। ये बात आप बता दीजिए, वो संकल्पना थी। लेकिन अब बेतवा केन, नर्मदा तापी, कृष्णा गोदावरी आदि नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से यह वास्तविकता बनती जा रही है। सीधे एक जो पैराग्राफ है मैंने इंट्रोडक्शन यही लिख दिया कि 2000 के दशक में यह क्या थी, एक संकल्पना थी, लेकिन वर्तमान में कुछ एग्जाम्पल दीजिए, केन बेतवा, है ना, नर्मदा तापी, कृष्णा गोदावरी आदि के माध्यम से यह वास्तविकता बनती जा रही है। सीधे तो यानी मैं 15 से 20 शब्दों में इंट्रोडक्शन एक दे लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुख्य भाग में आऊंगा कि नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों पर और पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करनी है। तो लाभ क्या होंगे, नदियों को जोड़ने के लाभ क्या होंगे, तो इसको आराम से आप बता सकते हैं। एक तो जल संकट का समाधान होगा, ठीक है, यानी वाटर अधिशेष, यहाँ पे आप कह सकते हैं कृषि को लाभ होगा, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं औद्योगिकरण, जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं होता इत्यादि। तो आर्थिक लाभ आप बता सकते हैं, ठीक है ना। जैव विविधता को भी लाभ होगा कि जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जल पहुँचेगा तो आपकी जो जैव विविधता है वो बनी रह सकती है, उसका विस्तार भी हो सकता है। ये बताइए, आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, भारत में जल परिवहन की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो सरकारी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं, जैसे हर घर जल, है ना, हर घर नल और हर नल जल, ऐसी कुछ योजनाएं हैं, ये सब हो सकेगा। यहाँ पे कृषि में आप बताइए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि को सही से लागू कर सकते हैं जब नदी होंगी। बाढ़ग्रस्त, अब यहाँ पे एक लाभ और बता दीजिए, आपदा प्रबंधन में क्या लिखिए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से जल का हस्तांतरण कहाँ किया जाएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र में किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो जाएगी कि आपदा इत्यादि की रक्षा हो जाएगी। तो ये 5-6 पॉइंट से आप लाभ बता दीजिए। 150 शब्दों में ही लिखना है, तो हर पॉइंट बहुत शॉर्ट में होगा, टू द पॉइंट होगा, इधर उधर आप भटकेंगे नहीं। 60 से 70 शब्दों में आप लाभ बता देंगे। तो मैं कह सकता हूँ 25 से 30 तक इंट्रोडक्शन या 20 से 25 शब्द इंट्रोडक्शन, 70 से 80 शब्द लिख लीजिए आप जो लाभ है, तो यानी आपका 100 शब्द समाप्त। अब आप क्या कर सकते हैं, 30 से 40 शब्द आप लिख सकते हैं हानि, पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव। तो पर्यावरण पर संभावित प्रभाव क्या होंगे, हिप को याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर मानव जनित किसी भी गतिविधि के माध्यम से कोई पर्यावरण पर प्रभाव पूछे तो आप हिप को याद कर लीजिए, HIPPPCO, ये प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। अब इस पे आप चाहें तो कुछ लाभान्वित, जो मैंने ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन कर ही दिया है कि कुछ लाभकारी भी प्रभाव होंगे। जैसे जब नदी को हम जोड़ते हैं तो कुछ बांध भी बनाते हैं, जैसे आप देखेंगे पोंग डैम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली कई जो झील बन जाती हैं और ये प्रवासी पक्षियों के आगमन स्थल भी हो जाते हैं। तो एक पर्यावरणीय लाभ भी है नदी जोड़ों से। पर्यावरणीय लाभ दूसरा है कि जल परिवहन हो जाएगा, तो जो
कार्बन उत्सर्जन वाला जो सड़कें हम बनाते हैं वो भी कमी आएगी। तो एक दो लाभ भी आप बता देंगे, तो लाभों में तो चर्चा कर ही देंगे। संभावित प्रभाव की बात कर रहा है, बेसिकली इंपैक्ट की बात कर रहा है, इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट बेसिकली निगेटिव ही आपको ज्यादा डिस्कशन करना है। तो निगेटिव क्या डिस्कशन करना है? पहला हैबिटेट लॉस होगा। अब हैबिटेट लॉस क्या होगा भाई? नदी बनाएंगे, यहाँ पे देखिए मैं सीधे डिस्कशन कर रहा हूँ और हिप को आपको समझा देता हूँ। तो कोई भी प्रश्न आए, जैसे नदी जोड़ों से नहीं, कहीं भी प्रश्न आए कि मान लो कोई भी प्रश्न आ रहा है कि विकास कार्यों से जो है पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए, कोई भी प्रश्न में। या फिर आपको पूछे कि मैंग्रोव किन चुनौतियों से जूझ रहा है वर्तमान में, मैंग्रोव पारितंत्र, या फिर ऐसा पूछे कि वर्तमान में प्रवाल भित्ति पारितंत्र किन चुनौतियों से जूझ रहा है, हिप को याद रखिए, सारा आंसर हो जाएगा। तो हिप को मतलब हैबिटेट लॉस, यहाँ पर देखिए हैबिटेट लॉस। अब ये क्या हैबिटेट लॉस? तो आप देखेंगे जो नर्मदा तापी नहीं, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इससे पन्ना बाग अभ्यारण्य डूब रहा है ना। बेसिकली बांध बनाएंगे तो जल जमा होगा, है ना, और डूबेगा। तो इसके अलावा आपने देखा होगा नर्मदा के कारण कई सारे गांव डूब गए, है ना। टिहरी डैम, अभी इवन आपने देखा होगा आज ही ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड जो आई, है ना, जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो ग्लेशियर लेक फटा वहां पे, उसके कारण बांध टूट गए, है ना, बांध टूट गए। तो एक प्रकार की ये आपदा भी क्रिएट कर सकता है अगर ऐसा कुछ घटना होगी। तो एक बात तो ये हो गई कि हैबिटेट लॉस। दूसरा हो सकता है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। आई का मतलब होता है IAS, जो हम लोग बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला IAS नहीं बनना चाहते हैं। ये क्या है? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है। तो जब नदी जोड़ो परियोजना करेंगे तो देखिए क्या होगा। बेसिकली यह था एक, ऐसे समझिए, एक है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, एक है सूखा क्षेत्र। यहां से मैंने नदी जोड़ दी, है ना, यहां से नदी जोड़ दी। यहां पर नई प्रकार की प्रजातियां उगेंगी कि नहीं उगेंगी, ये सोचिए, क्योंकि यहां पे पहले पानी कम था, अब पानी ज्यादा हो गया। ठीक है, चीनी कम नहीं, पानी कम। तो पानी कम था, पानी ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे नई प्रजातियां आएंगी। और वो जो नई प्रजातियां हैं वो हो सकता है कि यहाँ का जो मूल पारितंत्र है इसको समाप्त कर दे, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के रूप में पूरा क्षेत्र खा जाए। तो दूसरा प्रभाव ये पड़ सकता है। तीसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? पॉल्यूशन। ठीक है, पी से होगा पॉल्यूशन। तो ये सीधी बात है भाई, यहां पर जो नदी बह रही थी उसी में से तो पानी हमने ट्रांसफर किया, नदी को जोड़ा, पानी ट्रांसफर किया। तो यहां पर क्या होगा? जल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, जल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यहां पे औद्योगिक स्राव हो ही रहा है, तो नदी का जो इकोलॉजिकल फ्लो है, इकोलॉजिकल फ्लो वो बाधित हो सकता है। तो तीसरा क्या काम हो सकता है? पॉल्यूशन। चौथा हो सकता है, आप कह सकते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पर इंपैक्ट पड़ सकता है या पॉपुलेशन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पॉपुलेशन प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो शहर हैं, जो नदी जोड़ो, जो सबसे लिए गंगा के किनारे कानपुर है, गंगा के किनारे भागलपुर है, जब यहाँ से हम नदी का पानी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे तो इन शहरों में हो सकता है जल की कमी हो जाए या भौम जल की कमी हो जाए वहां पर, क्योंकि सतही जल कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं पॉपुलेशन प्रेशर और वाटर साइकिल पर पूरा इंपैक्ट पड़ जाएगा। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, ये बात समझिएगा कि क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को और ज्यादा बढ़ावा देगा जब हम बांध को जोड़ेंगे। ठीक है, जब बांध को जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जहां पर थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं, है ना, ये समझिएगा। इस मैप से समझाऊंगा, इंडिया के मैप बना के। यहां पर ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, पहले यहां पे बाढ़ आती थी, अब आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हमने भाई बांध तो बना दिए, बहुत ज्यादा बांध बना दिए, यहां से यहां बांध बना दिया, यहां से यहां बांध बना दिया, यहां से यहां बांध बना दिया। अब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पहले यहां पे बाढ़ आती थी, अब यहां पर बाढ़ ना आके यहां पर बाढ़ आने लगी। भाई जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है? भारत में वर्षा प्रतिरूप भी चेंज हो रहा है। तो हमने जो बांध बनाए वो बांध तो खराब हो गए, किसी काम का ही नहीं हुआ। और पहले जहां पे बाढ़ आ रही थी वहां बाढ़ आने का कारण ही समाप्त हो गया। तो यहां पर बांध बना दिया हमने, लेकिन वह किसी उपयोग का नहीं हुआ। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो और ओ का मतलब होता है ओवर यूज। ये किसी भी संसाधन का ओवर यूज दिखाता है। तो ये इस क्वेश्चन में नहीं तो किसी अन्य क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली पर्यावरण पर प्रभाव आप आराम से हिप्को के माध्यम से समझा सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में करना है। अब इसको आपको जो मैंने कंटेंट बताया इसको 50 शब्दों के अंदर करना है और कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि नीति आयोग @75 में नदी जोड़ो परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस करते हुए, है ना, आर्थिक व्यवहार्यता के साथ क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
तो दो चीज़ आपको करनी है कि इसको लागू करने से पूरा आप कंक्लूजन ये लिखेंगे कि नीति आयोग @75 में भी ऐसे लिखिए, नीति @75 में भी नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात की गई है। हालांकि इसे लागू करने से पूर्व क्या करना चाहिए, EIA और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया जाना अनिवार्य है। इस तरीके से आप एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंक्लूजन लिख के अपना प्रश्न समाप्त कर दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जो केस स्टडी वाला पार्ट है बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है। हालांकि एग्जाम में जब आप देंगे तो दिमाग खराब हो सकता है अगर एग्जाम में इस तरह की केस स्टडी आ जाए, आप सोचेंगे अरे अब करूँ क्या करूँ। तो इस केस स्टडी को हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट मुझे चाहिए ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ आपको सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।